नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय संसद के एक ऐसे बिल की जो पास होने के बहुत करीब आकर फेल हो गया। और ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं था। ये एक ऐसा बिल था जिसने देश की सियासत में आप कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया और कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। तो ये सब हुआ अप्रैल 2026 में। एक ऐसा बिल जो भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप बदल सकता था, वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा था क्या और इतना जरूरी क्यों था कि इसके फेल होने पर इतनी चर्चा हो रही है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रस्ताव था क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली कानून नहीं था। ये तो आप कह लीजिए भारत की लोकसभा को एक नया रूप देने की एक बहुत बड़ी योजना थी। असल में इस पूरी योजना के 3 बड़े हिस्से थे। पहला, लोकसभा की जो सीटें अभी 543 हैं उन्हें बढ़ाकर 850 तक ले जाना। दूसरा, महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का कानून है उसे फौरन लागू करना, मतलब किसी नई जनगणना का इंतजार नहीं करना। और तीसरा, पूरे देश में जो चुनावी क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं को नई जनगणना के हिसाब से फिर से तय करना। अब देखिए, इस बिल का जो मेन मकसद था ना, वो था 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी से लागू करवाना। क्योंकि उस कानून में एक पैच था। पैच ये कि महिला आरक्षण लागू तो होगा, लेकिन अगली जनगणना और उसके बाद सीटों का बंटवारा होने के बाद, और इसमें तो कई साल लग सकते थे। तो ये नया बिल इसी लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए लाया गया था। तो चलिए अब चलते हैं सीधे उस दिन जब इस बिल पर वोटिंग हुई। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि संसद में, खासकर जब संविधान में कोई बदलाव करना हो, तो सिर्फ ज्यादा वोट मिलना ही काफी नहीं होता। तो तारीख थी 17 अप्रैल 2026। वोटिंग के वक्त लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट डाला। वैसे तो कुल सीटें 543 हैं, पर उस दिन कुछ सांसद आए नहीं थे। अब नतीजों को देखिए। बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट्स और इसके खिलाफ पड़े 230 वोट्स। तो पहली नज़र में तो ये एक सीधी सादी जीत लगती है ना? लेकिन यहीं कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब पक्ष में ज्यादा वोट हैं तो फिर बिल फेल कैसे हो गया? इसका जवाब हमारे संविधान के एक खास नियम में छिपा है, और वो जादुई आंकड़ा था 352। देखिए, क्योंकि ये एक संविधान संशोधन बिल था, इसे पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत चाहिए था। इसका मतलब है जितने सांसद वोट दे रहे हैं उनमें से कम 2/3 का समर्थन जरूरी है। तो 528 सांसदों का 2/3 हुआ 352 वोट। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सरकार को वोट मिले 298 और चाहिए थे 352, और बस इसी वजह से ये इतना बड़ा बिल संसद में गिर गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ वोटों के गणित की नहीं है। इस बिल के फेल होने की असली जड़ एक बहुत बड़े राजनीतिक और आप कह सकते हैं एक क्षेत्रीय विवाद में है, और उस विवाद का नाम है परिसीमन। तो ये परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डीलिमिटेशन कहते हैं, ये होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो हर जनगणना के बाद ये देखा जाता है कि किस इलाके की आबादी कितनी बढ़ी या घटी, और उसी हिसाब से लोकसभा सीटों के नक्शे फिर से बनाए जाते हैं, ताकि हर सांसद मोटे तौर पर एक बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। अब इसकी जड़ को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। बात है 1976 की। तब सरकार ने लोकसभा की सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया था, मतलब सीटें नहीं बढ़ेंगी। और ऐसा किया क्यों गया? ताकि जो राज्य परिवार नियोजन को अपनाकर अपनी आबादी कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान ना उठाना पड़े। अब ये जो टेबल है, ये इस पूरे विवाद की जड़ है। अगर आज की आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो, तो पूरा पॉलिटिकल पावर बैलेंस ही बदल जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें घट जाएंगी। और यहीं से असली टकराव पैदा होता है। दक्षिणी राज्यों का तर्क ये था कि भाई, हमने तो देश की पॉलिसी मानकर अपनी आबादी को कंट्रोल किया, तो क्या अब हमें इसकी सजा मिलेगी? उनके लिए ये सिर्फ सीटों के घटने बढ़ने का मामला नहीं था। ये उनके राजनीतिक प्रभाव, केंद्र से मिलने वाले पैसे और संसद में उनकी आवाज के कमजोर होने का सवाल था। एक डर था
कि इससे भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे ही बिल फेल हुआ, राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया कि उन्होंने आरक्षण को रोक दिया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर अहंकार और लोकतंत्र के लिए खतरा होने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तो इन सबके बाद सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या? क्या महिला आरक्षण का मामला अटक गया है और इस परिसीमन वाले मुद्दे का भविष्य क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में होगा, तो क्या अब 33% महिला आरक्षण लागू नहीं होगा? क्या वो सपना अधूरा रह गया? तो इसका जवाब है नहीं, आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, बस अब इसमें और देर होगी। जो 2023 वाला मूल कानून है, वो अभी भी लागू है। इसका सीधा मतलब ये है कि महिला आरक्षण लागू तो होगा, पर अपने पुराने टाइमलाइन के हिसाब से ही, यानी जब अगली जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा, तब। हाँ, यहाँ एक और पेच है जो जानना जरूरी है। सरकार अगर चाहे तो सिर्फ परिसीमन की प्रक्रिया को एक अलग बिल के जरिए आगे बढ़ा सकती है, और क्योंकि ये संविधान संशोधन नहीं होगा, तो इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साधारण बहुमत से भी पास हो सकता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये कि एक लोकतंत्र आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व और अलग-अलग क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाए। इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही भारत का आने वाला राजनीतिक भविष्य तय करेगा, और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।